हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और लास्ट टू लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, जिसके अंदर अपने ग्रेडियंट की बात की थी, डाइवर्जेंस की बात की थी, कर्ल की बात की थी, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी। लेकिन आज अपन का वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके सारे रिजल्ट्स जो यूज होंगे उनकी बात करेंगे। आज का लेक्चर अपना पूरा का पूरा बेसिक है, जो आगे का जो अपन पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक, उनका बेसिक आज कवर होने वाला है। तो आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपको बहुत डिटेल से समझना है। और आपको अगर इस लेक्चर में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपन वेक्टर कैलकुलस से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेक्टर कैलकुलस से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करेंगे। वेक्टर कैलकुलस से अपन ग्रेडियंट पढ़ लिया था, डाइवर्जेंस पढ़ लिया था, कर्ल पढ़ लिया था, लाप्लासियन पढ़ना है मेरे को पता है, वो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अपन ने 3 चीजें पढ़ ली थी। तो कुछ रिजल्ट हैं। फर्स्ट रिजल्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड। अगर कोई स्केलर फील्ड है, दुनिया के कोई स्केलर फील्ड है, फाई से लिखता हूं मैं स्केलर फील्ड को, ये कोई एक फाई एक स्केलर फील्ड है। सबसे पहले मैंने इसका ग्रेडियंट ले लिया डेल फाई, फिर मैंने इसका कर्ल ले लिया, तो डेल क्रॉस डेल फाई, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। देखो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड फाई, ऐसे बोला जाता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड फाई इज ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। आपने पढ़ा ही होगा, कोई अगर सेम वेक्टर है, ए क्रॉस ए हमेशा कितना होता था? आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मोड ए मोड बी साइन थीटा ए एन कैप होता था। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? 0 ही होता है। आप उसे याद रख सकते हो। ये भी क्या है? वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये तो स्केलर है, तो सेम वेक्टर का क्रॉस कितना होता है? 0 ही होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड फाई इज ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। सेकंड आपको याद रखना होगा, देखो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। आपको पता है ए क्रॉस बी, सबसे पहले तो आप इसका क्या लोगे? कर्ल लोगे, ए क्रॉस बी लोगे ना। तो आपको पता है किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है जो उन दोनों के प्लेन के क्या होता है? नॉर्मल होते हैं। जैसे ये मैं मान लो मेरी वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस क्या होगा? इनके इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। आपको पता होना चाहिए, 12th का बेसिक है, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है? बी के भी परपेंडिकुलर होता है। और ए बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में होता है उस प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये तो आपको चीज पता ही होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर देखो, डेल क्रॉस ए है, ये क्या है? डेल क्रॉस ए। सबसे पहले क्या ले रहे हैं अपन? कर्ल ले रहे हैं। तो ये जो वेक्टर मिलेगा ना, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो डेल के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल। तो ये वेक्टर इस डेल के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट कितना होगा? 0 होगा। ये याद रखने की आपको एक ट्रिक समझ सकते हो कि ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए क्रॉस बी इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो सेम है, तो ये वाला जो वेक्टर मिलेगा इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो इनका डॉट कितना होगा? 0 होगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये दो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने ही चाहिए। ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर मैं बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल, इनके एप्लीकेशन से आते हैं। जब अपन पढ़ेंगे ना, कोई फील्ड अगर इरोटेशनल है, कर्ल फ्री है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसके साथ एक स्केलर पोटेंशियल जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है। उस वेक्टर फील्ड के साथ एक स्केलर फील्ड भी जुड़ी हुई होती है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ का मेजर वो ही होती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केलर उसकी स्ट्रेंथ का मेजर करने के स्केलर पैरामीटर भी होता है, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। उनका रिजल्ट इन्हीं से आने वाला है, ये दोनों रिजल्ट। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक वेक्टर पोटेंशियल जुड़ा होता है, वो इसका एप्लीकेशन है। ये पता होना चाहिए। ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। ये रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। थर्ड रिजल्ट है, इसको बोला जाता है स्टोक्स थ्योरम। क्या बोला जाता है? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स क्या कहता है? ये मान लो एक क्लोज बाउंड्री है। क्या है? क्या ये क्लोज बाउंड्री है? स्टोक्स क्या बोल रहे हैं कि ये क्लोज बाउंड्री के अंदर एक ओपन सरफेस तो पक्का प्रेजेंट होगा, नहीं हो? बिल्कुल होगा। क्या बोल रहा है? स्टोक्स थ्योरम अच्छे से समझना है।
स्टोक बोल रहा है एक क्लोज बाउंड्री है, तो क्लोज बाउंड्री के अंदर एक ओपन सरफेस, तो वो क्लोज बाउंड्री पक्का होगी, अंदर होगी, बिल्कुल होगी। तो स्टोक बोला कि इस क्लोज बाउंड्री के अलोंग एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो अगर आपको, और उसमें कुछ डिफिकल्टी आए, तो आप इस ओपन सरफेस की हेल्प ले सकते हो। ये स्टोक्स ने बोला कि एक क्लोज बाउंड्री है, उसके अलोंग किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना हो और उसमें आपको डिफिकल्टी आए, तो उसके अंदर प्रेजेंट ओपन सरफेस का यूज ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? उसने बोला था ओपन सरफेस है तो इसका कुछ सरफेस तो क्या होती है, एरिया वेक्टर होती है, डीएस है, बिल्कुल। ओपन है तो यहाँ मैं क्लोज नहीं लगूंगा, ओपन है तो ओपन रहने दूंगा। तो मेरे को बताओ अब यहाँ पर ए आएगा या कुछ एक अलग आ जाएगा? आएगा, कुछ ए नहीं आएगा, ये दिमाग में याद रखना। यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, सिंपली डेल क्रॉस ए आएगी, पक्की एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो आपको पता है डाइवर्जेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल होती है। तो और आपको पता है ग्रेडियंट तो एक किसकी होती है, ग्रेडियंट तो एक स्केलर फील्ड की होती है, वो तो यहाँ यूज होगी नहीं क्योंकि ए वेक्टर फील्ड है। और आपको पता है डाइवर्जेंस तो एक खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये जबकि यहाँ पर डॉट हो रहा है, और डॉट दो एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में ही हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या आएगा ये दिमाग में होना चाहिए। ये तो फिक्स नहीं है, ऐसे थोड़ी कि एक ए इधर चिपका दूंगा तो सेम आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर ए लिख दो, इधर भी ए लिख दो, तो आंसर सेम नहीं मिलेगा। ये आपका क्लोज लाइन है एल और ये ओपन सरफेस है एस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन सरफेस एस के अवर। आप यहाँ पर कल क्यों आएगा, डाइवर्जेंस नहीं आ सकता है क्योंकि आपको पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ क्या आएगा, डीएस वेक्टर आएगा। तो वेक्टर आएगा तो फिक्स है, या तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। इधर भी क्या डॉट है तो इधर भी क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। यहाँ पर है ना, ये तो आ नहीं सकता। आपने अभी तक कितनी चीज पढ़ी है, 3 पढ़ी है, ग्रेडियंट पढ़ा है, कर्ल पढ़ा है, डाइवर्जेंस पढ़ा है। तो ये तो एक स्केलर फील्ड का होता है, ग्रेडियंट तो अपने स्कोप से चला गया। अब पीछे बचा डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ कुछ स्केलर क्वांटिटी तो आ नहीं सकती, किसी स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट होता ही नहीं है, तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी आनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या डेल क्रॉस ए डॉट डीएस आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। ये आप इसको बोला जाता है स्टोक थ्योरम। क्या बोला जाता है, स्टोक थ्योरम बोला जाता है। क्या बोला, स्टोक्स थ्योरम। सेकंड चीज अपन की आती है डाइवर्जेंस थ्योरम, या गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोला जाता है, क्योंकि अपन का गोस्ट लो पूरा डाइवर्जेंस थ्योरम पे ही टिका हुआ है। तो इसको या तो डाइवर्जेंस थ्योरम बोल सकते हैं या फिर गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोल सकते हैं। गोस्ट ने क्या कहा था, एक्चुअली में गोस्ट तो कुछ में नहीं कहा था, उसने अपना लॉ दिया, उस लॉ पे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इस थ्योरम को यूज करना पड़ता है। गोस्ट ने कहा अगर कोई एक क्लोज बाउंड्री है तो उसके अंदर वॉल्यूम पक्का रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या है, किसने कहा, गोस्ट ने कहा। गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम है ये। क्या है, गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम। गोस्ट ने क्या कहा, एक क्लोज बाउंड्री के अंदर वॉल्यूम पक्का रहेगा। वॉल्यूम ओपन या क्लोज कुछ नहीं होता है, लाइन क्लोज या ओपन पक्का होता है, सरफेस ओपन या क्लोज पक्का होता है। वॉल्यूम ओपन क्लोज कुछ नहीं होता है, क्लोज सरफेस के अंदर वॉल्यूम होता है, बस ये दिमाग में रखना। वॉल्यूम ओपन क्लोज ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती है। तो गोस्ट ने क्या कहा, एक क्लोज बाउंड्री के अंदर एक वॉल्यूम पक्का एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले गोस्ट ने कहा था अगर क्लोज बाउंड्री, मान लो एक क्लोज बाउंड्री एस है और किसी एक वेक्टर फील्ड ए का आपको इस क्लोज बाउंड्री के और आपको क्या करना है, मान लो इंटीग्रेशन करना है, और इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी आई, इसको आप निकालने में दिक्कत आ जाए, तो आप इसके अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा ना उसकी हेल्प ले सकते हो। ये आपकी क्लोज बाउंड्री एस होगी। जैसे मैं ऐसे नहीं बना के आपको ऐसे एज्यूम को, मान लो एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, तो ये क्लोज बाउंड्री एस होगी और इसके अंदर ये जो है वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसको आप सर्किल में समझना, इसको स्फीयर समझो। ये क्लोज बाउंड्री एस है और इसके अंदर क्या एक वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा, करेगा बिल्कुल। आपको अगर ए डॉट डी एस उस क्लोज बाउंड्री के अक्रॉस आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आ जाए, तो आप इस वॉल्यूम की हेल्प ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा तो कितना आ जाएगा, ट्रिपल आएगा, बिल्कुल ट्रिपल आएगा, वी आ जाएगा। और आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, एक स्केलर टर्म आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ डॉट या क्रॉस होता तो यहाँ वेक्टर आती, यहाँ पर भी एक स्केलर, इधर भी स्केलर है, तो अपने पास ओनली क्या है, एक तो है डेल क्रॉस ए है, ये तो वेक्टर है, एक होता है डेल डॉट ए है, ये क्या स्केलर है बिल्कुल। और ए का ए तो आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी दो
एक वेक्टर और एक स्केलर आ नहीं सकती है। वेक्टर और स्केलर के बीच में तो क्या होना चाहिए, या तो दो वेक्टर होने चाहिए, तभी यहाँ वेक्टर आएगा। यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी, डेल डॉट ए आ जाएगी। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। यहाँ पर यहाँ वेक्टर आई तो यहाँ वेक्टर आना जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में या तो कुछ ना कुछ होगा, डॉट क्रॉस है, डॉट या क्रॉसेस, और सॉरी डॉट या क्रॉस होगा। यहाँ क्या स्केलर क्वांटिटी आई है, वॉल्यूम इंटीग्रल आया है, तो यहाँ पर भी स्केलर ही आनी चाहिए। तो स्केलर के लिए मैं क्या करूंगा, ये तो क्या वेक्टर है तो हट गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोक्स थ्योरम में ए कन्वर्ट होता है डेल क्रॉस ए में, और डीएल वेक्टर क्रॉस होता है डीएस वेक्टर में। यहां पर भी वेक्टर, यहां पर भी वेक्टर। लाइन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सरफेस क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ डॉट, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं आएगा, कुछ हटके आएगा। या तो डाइवर्जेंस आ सकता है या कर्ल आ सकता है। डाइवर्जेंस आ नहीं सकता, क्योंकि दो वेक्टरों के बीच में ये होता है डॉट। ये थोड़ी कि स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट हो जाए, नहीं होता है। तो यहाँ वेक्टर लाने के लिए डेल क्रॉस ए आएगा। ये ध्यान रखना, स्टोक्स थ्योरम में डेल क्रॉस ए आता है, जबकि डाइवर्जेंस थ्योरम में डेल डॉट ए आता है। डाइवर्जेंस थ्योरम दिमाग में, ये आपको पता है, डाइवर्जेंस थ्योरम मतलब क्या आएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा। ए फील्ड है तो इसका डाइवर्जेंस डीवी और ओवर द वॉल्यूम वी आ जाएगा। आई होप आपको स्टोक्स थ्योरम के बारे में आइडिया आ गया होगा और डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कवर करेगी, पूरा आपको समझा देगी। मैं किसी एक इन जनरल फील्ड ए के लिए बात करूंगा, ये जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आगे यूज हो जाएगी। वहां पर मैं फिर से एक बार आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी एक वेक्टर फील्ड के बारे में आपको बहुत डिटेल से समझना है। क्या डिटेल से आपको एक वेक्टर फील्ड मान लो ए दे दे, क्या दे दे, एक वेक्टर फील्ड ए दे दी मान लो आपको, और दो केस बनते हैं दुनिया में, आपको पता है। एक वेक्टर फील्ड ए दे दी, इसका आपने मान लो कर्ल फाइंड आउट किया, क्या है, इसका कर्ल फाइंड आउट कर दिया, तो इसका कर्ल या तो आपको जीरो मिलेगा या फिर नॉन जीरो मिलेगा, तीसरा तो कोई केस मिलेगा नहीं। आपके पास में एक वेक्टर फील्ड है, उसका आपने कर्ल फाइंड आउट किया, तो या तो आपको जीरो मिलेगा या नॉन जीरो मिलेगा। मतलब इस दुनिया की सारी वेक्टर फील्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इसको बोला दूंगा कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड और इसको बोलूंगा नॉन कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। कोई वेक्टर फील्ड या तो उसका कर्ल जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, यही तो होगा। अगर दुनिया का कोई सिग्नल है या तो पीरियोडिक होगा, अपीरियोडिक होगा, तीसरा तो कोई बनता नहीं है। इसी तरह के अगर कोई फील्ड है या तो उसका कर्ल कितना होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, तीसरा केस तो कुछ बनेगा नहीं। अपन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है जिनका कर्ल जीरो होता है ना, वो फील्ड है। जो जिस वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो होता है उसके तीन नाम होते हैं, आपको याद रखना होगा, CCI। क्या, CCI। इसके तीन नाम होते हैं और तीनों नामों के सिग्निफिकेंस होते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा। अगर कोई वेक्टर कर्ल है तो एक नाम तो सिंपल आपको पता पड़ जाएगा, इसको वेक्टर को बोलते हैं कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। क्या बोला जाता है, कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड, सी। इस सी का मतलब क्या होगा, कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। इस सी का मतलब क्या होगा, इसको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी बोला जाता है। क्या, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। और ये क्या होगा मैं अभी समझाऊंगा। पहले देखो इसका तो आपको समझ में आ गया होगा, कर्ल जीरो है मतलब कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। कर्ल जीरो है तो इसका मतलब वेक्टर फील्ड कैसी होगी, कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड। अब सेकंड है, इसको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्यों बोला जाता है। अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो आ जाए ना, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पढ़ा होगा आपने 12th में फिजिक्स के अंदर। कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य जैसे फ्रिक्शन होता था वो पाथ पे डिपेंड करता था। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते थे। और जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसके साथ में हमेशा एक पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी होती थी। आप पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है दुनिया की, उनके सारों के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होती है, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है,
उसका कल कितना था, 0 आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को रखूंगा तो उसके पास एनर्जी होगी और उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं अगर किसी मास को रखता हूं, मान ली जमीन से h हाइट पे रखूंगा तो उसके पास एक एनर्जी होगी mgh। वो उसके पास किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर कोई एलिमेंट रखा हुआ तो उसके पास एनर्जी पक्की होगी, जो अपन आगे जाके बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। अगर किसी मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी किसी भी चार्ज की, U इक्वल टू होता है Q इंटू V होती थी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है mgh होती है, वो सारी बातें करेंगे। अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको कंजर्वेटिव वेक्टर पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव वेक्टर क्या होता है ना, एक ऐसा वेक्टर जिसके द्वारा क्या क्या कार्य पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे क्या हो जाएगा, अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वो अपन आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ फील्ड की बात करता हूं। तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई फील्ड कर्ल फ्री है, क्या, अगर कोई फील्ड कर्ल फ्री है तो वो कंजर्वेटिव होगी। कैसे होगी, आपको पता है, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा क्या गया, क्लोज पाथ में काम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। आपने पढ़ा होगा 12th में फिजिक्स में कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा एक क्लोज पाथ में किसी एलिमेंट को, मतलब फोर्स के द्वारा क्लोज पाथ में क्या गया काम हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये आपने पढ़ा होगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी एक वेक्टर फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 शो कर देता हूं तो मेरे को पता चल जाएगा इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नहीं, किसी वेक्टर फील्ड को कंजर्वेटिव, किसी वेक्टर फोर्स, अपन के पास फोर्स था 12th में, उसको कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए अपन क्या करते थे, उसको क्लोज पाथ में टोटल काम अगर 0 मिल जाता है तो अपन बोलते थे ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर एक क्लोज पाथ में काम 0 नहीं मिलता था तो अपन बोलते थे ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो डेल डॉट डीएल, यहां अगर मैं स्टोक्स थ्योरम लगूंगा, एक क्लोज लाइन के अंदर हमेशा एक ओपन सरफेस प्रेजेंट होता है, वो कितना हो जाएगा, मैंने स्टोक्स थ्योरम में बताया था, डेल क्रॉस ए डॉट डीएस। और अगर मेरी वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो डेल क्रॉस ए कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। यानी क्लोज लाइन इंटीग्रल, अगर किसी वेक्टर फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 मिलता है तो इसका मतलब वेक्टर फील्ड कैसी होगी, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी। कैसी वेक्टर फील्ड होगी, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग की बात मैं बाद में करूंगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है, ये दिमाग में होना चाहिए। उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑलवेज कितना होगा, 0 ही होगा। आई होप यहां तक समझ आ गया। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, मैं बोल देता कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, आपको पता था एक क्लोज पाथ में क्या गया काम 0 होता था। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होती है, उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल कितना होता है, 0 होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे को बताओ, ये मान लो ये पॉइंट है मेरा P, ये मेरा पॉइंट है Q, और मेरे पास एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड A है, क्या, A डॉट dl। यहां पर अपन को क्लोज लाइन नहीं है, आपको क्या करना है, एक ओपन लाइन है, क्लोज लाइन नहीं है। मान लो मेरे को एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है P से Q तक। कहां से, P से Q तक। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और मेरे को क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है A डॉट dl फ्रॉम पॉइंट P से पॉइंट Q। और अगर मेरी फील्ड एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, मतलब कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड है ना, तो P से Q तक अपन को लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ना, ये क्या होगा, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अपन मेरे को P से Q तक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, चाहे मैं L1 के अलोंग करूं, चाहे L2 के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूं, चाहे L3 के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा, तीनों का क्या आएगा, सेम आंसर ही आना चाहिए। A डॉट dl चाहे मैं L1 के अलोंग करूं या चाहे A डॉट dl L2 के अलोंग करूं या फिर मैं A डॉट dl L3 के अलोंग करूं, तीनों का आंसर कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा। अगर मेरे को P से Q तक एक ओपन लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, क्लोज लाइन नहीं, ओपन लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है फ्रॉम P से Q, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। अगर मेरी वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो एग्जामिनर आपको कभी भी पाथ नहीं देगा, आपको लाइन इंटीग्रल का पाथ एग्जामिनर कभी नहीं देगा, आपको आप पे फ्रीडम छोड़ देगा। आपको जो पाथ लेना है वो ले सकते हो, जो पाथ लोगे आपका आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा।
अगर एग्जामिनर आपको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोले, सिंपल ये लिख दे फ्रॉम पी से क्यू, और आपको पाथ प्रोवाइड ना करे, तो आपको दिमाग में होना चाहिए ये पक्की कैसी फील्ड होगी, कंजर्वेटिव होगी, मतलब कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होगी, तभी तो उसने पाथ नहीं दिया। अपन कुछ भी पाथ ले सकते हैं। जैसे मैं एक बार क्वेश्चन आया था गेट में, जैसे ये पॉइंट दे दिया था 0,0 और ऐसे दिया था 1,1, और कोई वेक्टर फील्ड ऐसे देती और आपको A डॉट dl कैलकुलेट करना था, इस पॉइंट को O दिया था, इस पॉइंट को A दिया था, फ्रॉम O से A, तो आप कौन कौन से पाथ ले सकते हो? ये वाला पाथ ले सकते हो, ये तो सीधा। एक सबसे पहले ये भी ले सकते हो, ये क्या है 0,0 से 1,0, पहले 1,0 से 1,1, और फिर आप ये भी पाथ ले सकते हो, 0,0 से पहले 0,1 चले गए और फिर 1,1 चले गए। 3 पाथ है ये, मान लो फर्स्ट पाथ हो गया, सेकंड पाथ हो गया, कौन सा पाथ हो गया, थर्ड पाथ हो गया। 0,0 से 1,1 तक पहुंचने के टोटल कितने पाथ हैं? 3 पाथ। हजारों पाथ बन सकते हैं, लेकिन जब मेरी वेक्टर फील्ड अगर कर्ल फ्री है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल तो कितना होगा? उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल हमेशा कितना होगा? 0 होगा, और ओपन लाइन इंटीग्रल क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये मतलब होता है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो फिक्स है वो कंजर्वेटिव होगी। कंजर्वेटिव है तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल हमेशा कितना होगा? 0 होगा। क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर अपना 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? और उसका ओपन लाइन इंटीग्रल क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अपन ने बात की थी, अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो सबसे फर्स्ट इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। सी का मतलब क्या होगा? कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होगी। सेकंड का आपको पता चल गया होगा कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी। कंजर्वेटिव मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल 0, ओपन लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा। थर्ड क्या होता? आई का मतलब होता है इरोटेशनल। ऐसी फील्ड होगी इरोटेशनल वेक्टर फील्ड होगी। यानी इरोटेशनल वेक्टर फील्ड का क्या मतलब है इसकी मैं अभी बताता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो वो कंजर्वेटिव होगी और इरोटेशनल होगी। अब आपको ओनली ये समझना है इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। आपको कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, आपको ऐसा बोल दे कि वेक्टर फील्ड इरोटेशनल, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो वेक्टर फील्ड कैसी है? कर्ल फ्री है और कैसी है? कंजर्वेटिव है। अगर आपको एक वेक्टर फील्ड बोल दे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये तीनों एक ही नाम है, चाहे इरोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलो, चाहे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलो, चाहे कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड बोलो। जो देखो, अगर कोई मेरी वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो फिक्स है A डॉट dl क्या होगा? क्लोज लाइन इंटीग्रल कितना होगा? फिक्स है कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल। और मैंने कहा था ऐसी फील्ड अगर कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड कैसी होगी? इरोटेशन। इरोटेशन का मतलब क्या होगा? कि ऐसी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यानी फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ। आगे जाके मैं बात करूंगा ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना, तब यहां आएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि वो कर्ल फ्री है। कर्ल फ्री मतलब कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब इरोटेशनल है, इरोटेशनल मतलब नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं ऐसी वेक्टर फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड होगा ना तो ऐसी वेक्टर फील्ड कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसकी बात करेंगे। देखो A डॉट dl क्या है? आपको 0। ये तो क्या करते हैं? इंटीग्रल साइन तो सिंपल क्या करता है? समेशन ही करता है। इसका मतलब तो क्या समेशन ही हुआ? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, समेशन है। A डॉट dl करता है, मतलब A डॉट dl का क्या कर रहा है? समेशन कर रहा है। सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो ये कोई एक वेक्टर फील्ड है जो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है। मैं इसका रिवर्स लेके आपको समझा रहा हूं। मान लो ये कोई एक वेक्टर फील्ड A है जो ऐसे क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं से खत्म हो रही है, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है। मतलब इसका ना तो कोई सिंक है ना कोई सोर्स है, और ऐसे क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है? क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर रही है। मान लो मेरा इसको लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। क्या लाइन? मान लो मैंने एक, ये तो मेरी वेक्टर फील्ड है, ऐसे मैंने को एक क्या करना है? क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। क्या करना है? क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। मैंने उस पाथ को ऐसा का ऐसा एज्यूम कर लिया। कैसा? जिस डायरेक्शन में मेरी ये फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में मैंने उस क्लोज पाथ को एज्यूम कर लिया। किसको? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए बस। ऐसा कैसे? मैंने क्लोज पाथ L ले लिया, इसी डायरेक्शन में मैंने क्लोज पाथ
एल ले लिया। तो देखो ए और डीएल के बीच में तो हमेशा एंगल कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ए डॉट डीएल के बीच में हमेशा एंगल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो ए डॉट डीएल के बीच में एंगल कितना रहेगा, जीरो। तो सिंपली कितना हो जाएगा, ये मेरा एल है, तो ए डॉट ए डीएल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ए डीएल होगा। तो यहां पर देखो जब मेरी वेक्टर फील्ड ओडीएल एक ही डायरेक्शन में होगा तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव जुड़ेगा ही जुड़ेगा, नेगेटिव तो आने का कुछ चांस ही नहीं है। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी। अगर कोई वेक्टर फील्ड मतलब क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करेगी तो उसका एडीएल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एडीएल मतलब जीरो होना, मतलब वो उस वेक्टर फील्ड का कभी भी एक क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करना होता है। मतलब आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब अगर कोई वेक्टर फील्ड है उसका ए डॉट डी एल लाइन एल के अलोंग, ये एल कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कोई स्पेसिफिक नहीं, हर एक कुछ भी, एनी क्लोज पाथ एल के अराउंड उस किसी वेक्टर फील्ड का अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर आपको जीरो मिल रहा है तो उसका मतलब एक आपको यहां से एक ही सिग्निफिकेंस निकलता है कि ए नेवर एग्जिस्ट, यानी वेक्टर फील्ड ए की फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ। अगर किसी वेक्टर फील्ड का मैं किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करूं वो हमेशा जीरो मिले, ऐसे नहीं कि किसी एक केस में जीरो मिल जाए, किसी भी क्लोज लाइन के अराउंड उसका लाइन इंटीग्रल मेरे को जीरो मिल जाए तो ये फिक्स है कि उस वेक्टर फील्ड की फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज पाथ, कि उसकी फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब उस वेक्टर फील्ड से ऐसा भी तो हो सकता है कोई वेक्टर फील्ड ऐसा, यानी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा वेक्टर फील्ड अगर आपको क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है ना तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर मेरी कोई वेक्टर फील्ड क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये मान लो कुछ भी ऐसे एग्जिस्ट करेगी, ये मान लो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर रही है और मैंने ये मान लो मेरी वेक्टर फील्ड ए है और इसका मैंने मान लो ए डॉट डीएल लिया, और अगर ये मेरी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो ए डॉट डीएल क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तीनों सीसीआई का मतलब आपको समझ आ गया होगा। पहले सी का, अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो कंजर्वेटिव होगी। कंजर्वेटिव मतलब क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो होगा, ओपन लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा। और अगर कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है तो वो इरोटेशनल होगी। कैसे होगी, आपको ये दिमाग में होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी है ना क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉजिटिव से शुरू होगी या नेगेटिव पे खत्म होगी, या फिर पॉजिटिव से शुरू होगी इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी, कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होती है। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का नेचर होता है वो इरोटेशनल होती है। अगर इरोटेशनल नहीं होती, क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती तो ए डॉट डीएल की वैल्यू कभी भी आपको जीरो नहीं मिलती। ये मान लो आपको कोई फील्ड अगर क्लोज पाथ में एग्जिस्ट करती है और उसी के अलोंग में अगर क्लोज पाथ एल लेता हूं तो ए और डीएल के बीच में हमें हमेशा एंगल कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो ये तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो जीरो कभी मिलेगा ही नहीं। ए और डीएल के बीच में कभी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तभी तो ये जीरो होगा। अगर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलेगा अपन को ए और डीएल तो ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। ये तो कुछ नहीं समेशन है, ये ए डॉट डीएल है, ए और डीएल एक ही डायरेक्शन में मेरे को मिलना शुरू हो जाएंगे ना सारे के सारे, तब ये कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। अगर इसको जीरो करना है ना तो ये कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर क्लोज पाथ में कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। और अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल कभी जीरो नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो वो कभी भी क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो उसका मतलब वो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव है मतलब वो इरोटेशनल है, मतलब वो क्लोज पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब मैं कुछ और बात करता हूं एक्स्ट्रा। अगर कोई वेक्टर फील्ड मेरी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ये मान लो मेरी एक वेक्टर फील्ड है जो कैसी है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, कितनी, जीरो। कितने, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड मतलब कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड, मतलब उसका कर्ल कितना है, जीरो है। और आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है, कर्ल ऑफ
ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड ऑलवेज कितना होता है, जीरो होता था या नहीं होता था, बिल्कुल। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। और कोई वेक्टर अगर मेरी कर्ल फ्री है, कंजर्वेटिव है, तो उसका कर्ल कितना होगा, जीरो होगा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं ना, तो अगर कोई वेक्टर फील्ड मेरी कर्ल फ्री है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डेल फाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर फील्ड मेरी कर्ल फ्री है तो अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड ऑलवेज कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो ए क्या लिख सकता हूँ, डेल फाई। यहाँ पर फाई का स्पेशल सिग्निफिकेंस आ जाएगा। फाई को क्या बोलेंगे, फाई को बोला जाता है स्केलर पोटेंशियल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड ए बोला जाता है। इस वेक्टर फील्ड ए का स्केलर पोटेंशियल बोला जाता है। अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ एक स्केलर पोटेंशियल जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ एनर्जी भी आएगी। क्या आ जाएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करूंगा, अभी अपन बात करते हैं सिंपली पोटेंशियल। इस मैं आगे जाके ईएमटी वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा। अभी आपको समझना, अगर कोई फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी फाई पक्की जुड़ी होगी। क्यों, अगर इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो ए के साथ एक फाई पक्का जुड़ा होगा और उस फाई को बोला जाता है स्केलर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड ए बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आपको पूछे अगर कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ पक्का एक स्केलर पोटेंशियल जुड़ा हुआ होगा ही होगा। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये मान लो स्केलर पोटेंशियल है, फाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाए। मान लो स्केलर पोटेंशियल मतलब क्या है, एक कुछ स्पेस का फंक्शन होगा, कुछ भी मान लो, ये मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2z, ऐसा कुछ फंक्शन होगा। यही तो होगा आपका फाई, ऐसा ही तो कुछ फंक्शन होगा। अगर इसके इक्वल में कुछ एक कांस्टेंट रखता हूं, क्या रखता हूं, एक इस फाई के इक्वल में अगर एक कांस्टेंट रखता हूं तो इसको बोला जाता है फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला, सरफेस है। फाई इक्वल टू कांस्टेंट, फाई क्या है, एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड के साथ जुड़ी हुई एक स्केलर फील्ड है। क्या, एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड के साथ जुड़ी हुई एक स्केलर फील्ड है जिसको स्केलर पोटेंशियल भी बोला जाता है। अगर फाई इक्वल टू कांस्टेंट रखता हूं तो ये एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। और आपको पता होना चाहिए फैमिली, मान लो ये आपके हैं, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे की क्या होगी, मान लो यहाँ पर फाई इक्वल टू 2 हो गया, ये आपका फाई इक्वल टू 3 हो गया, ये फाई इक्वल टू 4 हो गया। फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो भी फैमिली के मेंबर होंगे ना, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये जो स्केलर पोटेंशियल होती है ना, ये एक यूनिक क्वांटिटी होती है। यूनिकनेस थ्योरम पढ़ते हैं ना, किसी एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल हो सकते हैं। यहाँ आप लिख देते हो फाई इक्वल टू 2 लिख देते हो, यहाँ आप लिख देते हो फाई इक्वल टू 5, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 होगा या 5 होगा, तो कुछ नहीं बता सकते। इस सरफेस के हिसाब से 5 होगा, इससे हिसाब से 2 होगा, तो एक पॉइंट के 2 पोटेंशियल नहीं हो सकते। यूनिकनेस थ्योरम आती है, ये एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, स्केलर पोटेंशियल। आगे जाके बात करेंगे यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको चार्ज मतलब जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो आपको प्रॉपर्ली बता दे, बाउंड्री कंडीशन आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड कर दे, तो यूनिकनेस थ्योरम कहती है कि एक पॉइंट के लिए एक ही अपन का पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। ये ऑलरेडी अपन लाप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, वो सेकंड ऑर्डर होगी, लेकिन उसका आंसर भी फर्स्ट ऑर्डर ही, एक ही आंसर मिलेगा अपन को, वो अपन आगे जाके बात करेंगे। लेकिन ये पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो भी मेंबर होंगे ना, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फाई इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगा, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट इच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ए इक्वल टू कितना मिल जाता है अपन को, ए इक्वल टू डेल फाई। ये क्या आती है अपन की कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, इसके साथ ही जुड़ी हुई क्या है, एक फील्ड है, इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड ए बोला जाता है, स्केलर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। अब क्या होता है, ये वेक्टर फील्ड ए होते हैं ना, इस फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ए कुछ ऐसा है,
ये आपके दिमाग में ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आगे जाके यूज होगी। ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये वेक्टर फील्ड ए होगी ना, ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगी, इसके साथ ये जुड़ा हुआ स्केलर फील्ड है फाई है, ये फाई इक्वल टू कांस्टेंट एक फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये ए है ना, हमेशा इस फैमिली के हर मेंबर के हर पॉइंट के यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर। ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी इस फाई इक्वल टू कांस्टेंट इस फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी मेंबर के ए ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको ये पता होना चाहिए। और ए लाइज ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो इसका पोटेंशियल कितना है, 2 है। ए की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो ए की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसका कितना है, 5 है। इसका कितना है, 5 है। तो ए ऑलवेज लाइज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ए हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ही जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। ये मैंने बताया था। अगर ये क्या है, डेल फाई है, जो वेक्टर मिलेगा ना उस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, फाई में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई में मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इन आप अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा है और उसको मैं बोलूंगा किस डायरेक्शन में जाएगा तो उसके पोटेंशियल में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा, तो वो बोलेगा ए की डायरेक्शन में जाऊंगा ना तो मेरे फाई में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर फाई कितना है, यहाँ पर फाई 2 है, यहाँ पर फाई 3 है। दिमाग में होना चाहिए, सारे टर्म आगे जाके यूज हो गए। ए लाइज ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। यही तो होता था अपन मैंने बताया था। ये क्या होता था, ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता था। ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। ये फाई स्केलर फील्ड है, इसका ग्रेडियंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, इट रिप्रेजेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीमेंट ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इन ए सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करता है कि जिस डायरेक्शन में जाने पर फाई में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी फाई इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस है और ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे आपको एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन दे दे, मान लो x² + 3y + 2zx = 6, तो आपको पढ़ना आना चाहिए फाई इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। ये किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की फैमिली का क्या है, मेंबर है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे अगर मान लो एक कोई पॉइंट है, मान लो एक कोई पॉइंट दे दे x1, y1, z1, जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको अगर इसको आप रखोगे ना तो आपस में क्या होगा, इधर भी 6 होगा, उधर भी 6 होगा। मतलब ये पॉइंट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। और एग्जामिनर पूछे इस पॉइंट पे, ये मान लो सरफेस है मेरे फाई इक्वल टू 6, ये इसके ऊपर ये मान लो पॉइंट है x1, y1, z1, और एग्जामिनर पूछे यहाँ पर आपको एक नॉर्मल फाइंड आउट करना है। क्या नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ए क्या होता था, ए इक्वल टू होता था डेल फाई। आप कुछ नहीं करना, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या, यहां से देखो फाई कितना हो जाएगा, x² + 3y + 2zx होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। इसका आप सबसे पहले ग्रेडियंट ले लो, ग्रेडियंट ले लो, आपको पता वेक्टर ए मिल जाएगा। और आपको पता है वेक्टर ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर इस पॉइंट पे इस वेक्टर ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो, x1, y1, z1, x1, y1, z1 पे इस वेक्टर ए की यानी इसके ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वहां पर आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। इस सरफेस के पॉइंट पे आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। और आपको अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप इस वेक्टर ए अपॉन क्या कर दो, मोड ए कर दो। यहाँ पर आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है ये आपको पता चल गया होगा। यानी अगर कोई एक कर्ल फ्री वेक्टर फील्ड है तो उसका
साथ एक स्केलर फील्ड पक्का एसोसिएटेड होगी, उसको बोला जाता है स्केलर पोटेंशियल बोला जाता है। फाई इक्वल टू कांस्टेंट क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। और ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए किसी भी पॉइंट पे हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए ऑलवेज लाइज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ए की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में क्या होगा, मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दे दे और उसके किसी पॉइंट पे आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, उसके आपको पता ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप उसका कुछ नहीं करो, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दो और उस पॉइंट पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको एक मैथमेटिक्स में यूज होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव। क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ओ पे स्केलर फील्ड फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये एक आपको पूछा जाता है कि अपन ईएमटी में तो कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन आपको यूज होता है मैथमेटिक्स में। क्या पूछते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव ओ पे स्केलर फील्ड फाई, किसी स्केलर फील्ड फाई का क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आप इस फाई का क्या ले लो, ग्रेडियंट ले लो, फिर उसका डॉट कर दो ए कैप के साथ, किसके, ए कैप के साथ। ये आपको टर्म, इसके द्वारा आप डायरेक्शन डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। और डायरेक्शन डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू किधर मिलेगी, डायरेक्शन डेरिवेटिव हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग किसी भी पॉइंट पर आपको हमेशा डायरेक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे मैं इसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको अच्छे करूंगा। आपको मान ले एक स्केलर फील्ड ऐसे दे दे, आपको एक स्केलर फील्ड फाई दे दे और यहाँ पर पॉइंट पी दे दे और आपको पूछे इस पॉइंट पी पे आपको क्या चाहिए, डी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो आप क्या करोगे, डेल फाई दोगे और पीछे क्या करोगे, ए कैप करोगे, बिल्कुल ए कैप करोगे। तो ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ए कैप क्या होगा, अब इसके नॉर्मली यूनिट वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप डेल फाई कैलकुलेट करोगे कहाँ पर, एट द पॉइंट पी, फिर क्या करोगे, यूनिट वेक्टर करना तो डेल फाई का क्या करोगे, मैग्नीट्यूड करोगे। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ये तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ ही रखोगे सब कुछ। तो आई होप आपको स्केलर पोटेंशियल के बारे में समझ में आ गया होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है उसके बारे में आइडिया हो गया। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी कट नहीं करती हैं, वो सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। और ए अगर कोई वेक्टर फील्ड कर्ल फ्री है तो उसके साथ एक स्केलर पोटेंशियल फाई जुड़ा हुआ पक्का होगा। और ये फाई इक्वल टू कांस्टेंट क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस फाई इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस होगी ना, उसके ए ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ए ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा फाई इक्वल टू कांस्टेंट के। और ए लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीमेंट ऑफ फाई। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कहीं आपको कुछ दिक्कत आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।